नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है वनपाल व वन रक्षक सीधी भर्ती 2020। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे एक वैकेंसी निकली है वन रक्षक और वनपाल की, जिसको 13 नवंबर को ये भर्ती निकाली गई थी, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे कि इसमें कौन कौन सी योग्यता चाहिए, कौन कौन सी मानसिक योग्यता चाहिए और कौन कौन सी शारीरिक योग्यता चाहिए, और जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एसटी एससी के लिए इसकी फार्म फीस कितनी रहेगी, और इसमें और अन्य क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी अपील कि जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और इस वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलें। अब बेल आइकन दबा लेंगे तो मेरे जैसे ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम वनपाल और वन रक्षक की सीधी भर्ती। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये भर्ती जो है ये सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई सिफारिश वगैरह का कोई भी मापदंड नहीं होगा। इसमें सीधी भर्ती होगी और इसमें लगभग सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन, योग्यता जो है, अर्थात इसके अंदर हम बात करें कि शिक्षा का जो स्तर मांगा गया है वो भी कहीं ज्यादा नहीं है। तो इसको देर न करते हुए इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी लेते हुए फार्म को भरें, ताकि आपको फार्म भरने में किसी प्रकार की कोई क्या ना आए, दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वनपाल और वन रक्षक की। तो दोस्तों, वनपाल और वन रक्षक जो है ये दो पोस्ट हैं जो कि ग्रामीण इलाकों के अंदर जो वन होते हैं, उन वनों के अंदर सुरक्षा के लिए जो कर्मचारी रखे जाते हैं उनके बारे में है ये। सबसे पहली बात तो दोस्तों, वन रक्षक के जो पद हैं, वो वनपाल के जो पद हैं वो वनपाल के टोटल 87 पद है दोस्तों, और वन रक्षक के जो पदों की संख्या है वो 10,41 अर्थात 1041 पदों पर वन रक्षक की नियुक्ति की जाएगी और वनपाल की नियुक्ति 87 पदों पर की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो है दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि इसके अंदर केवल और केवल, ठीक है, वनपाल के अंदर 12th पास बच्चा भी फार्म भर सकता है और वन रक्षक के अंदर 10th पास बच्चा फार्म भर सकता है। लेकिन अभी इसके अंदर आयु सीमा की जो योग्यता है इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह जानकारी याद रखनी है कि वनपाल के पदों की संख्या 87 है और वन रक्षक के पदों की संख्या 1041 है, जिसमें वनपाल में 12th पास चाहिए और वन रक्षक में 10th पास चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बाद बात करते हैं इस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों, इसके ऑनलाइन आवेदन जो है वो किस तरह और कब शुरू किए जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसके ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि है वो अवधि 8/12/2020 से लेकर, ठीक है दोस्तों, 7 जनवरी 2021 तक है। याद रखिएगा दोस्तों, इसकी जो अवधि है 8/12/2020 से लेकर अर्थात 8 दिसंबर 2020 से शुरू होगी। अभी नहीं हुई है, अभी केवल विज्ञप्ति जारी की गई है, अभी केवल वन रक्षक और वनपाल के भर्ती पदों को ही बताया गया है। और इसका कुछ सिलेबस जो है वो पुराना वनपाल और वन रक्षक की जो भर्ती निकाली गई थी 2015-16 के अंदर, उसी प्रकार के सिलेबस को रखने क्या है, मतलब प्रावधान रखा गया है, ऐसा माना जा रहा है। इसके बारे में भी आगे हम फुल वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, 8 दिसंबर को आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसकी पूरी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 7 जनवरी 2021 है। तो दोस्तों, लगभग हमारे पास फॉर्म भरने के लिए 1 महीना हमें मिलेगा। हम 1 महीने तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म है क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन है कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद रखिएगा, अभी परीक्षा तिथि जो है वो घोषित नहीं की गई है कि परीक्षा कब होगी, इसलिए हमारे पास अभी काफी टाइम है इसकी क्या है, तैयारी करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी इसकी ऑनलाइन आवेदन के बारे में जानकारी को लेकर। अब हम बात करते हैं कि वन रक्षक और वनपाल के पदों के ऊपर लगने वाली फीस जो है वो कितनी है और किस तरह वो फीस जो है, हमें फार्म फीस जो है वो भरनी होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बात कर लेता हूं जनरल की। जो क्या है, जो जनरल कैटेगरी है जो है उस कैटेगरी के अंदर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी जो आते हैं, ठीक है दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस के अंदर उसके अलावा, ठीक है ना, ओबीसी में, ठीक है,
ओबीसी के अंदर सीएल जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए भी बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की सीएल के लिए, ठीक है दोस्तों। इनके लिए फार्म का आवेदन फीस जो है वो ऑनलाइन के रूप में 450 रुपए है, 450 रुपए है दोस्तों। वो जनरल कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस के और ओबीसी सीएल के कैंडिडेट जो हैं वो 450 रुपए देकर ऑनलाइन आवेदन के तहत इस परीक्षा का फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट आते हैं। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो ओबीसी कैंडिडेट की फॉर्म फीस जो है जो कि एनसीएल के अंदर और एमबीसी के अंदर आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, एनसीएल और एमबीसी, ठीक है, इन दोनों कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए फीस जो है वो 350 रुपए है, अर्थात 350 रुपए उनकी फीस रखी गई है। और उसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए इस फीस का या इस फॉर्म फीस के लिए फॉर्म फीस जो रखी गई है, फॉर्म शुल्क जो रखा गया ऑनलाइन आवेदन का, वो 250 रुपए रखा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं वो 450 रुपए उन्हें भुगतान करना पड़ेगा ऑनलाइन शुल्क के रूप में, और ओबीसी कैंडिडेट को 350 रुपए ऑनलाइन शुल्क के रूप में भुगतान करना पड़ेगा, और एससी और एसटी कैंडिडेटों को 250 रुपए ऑनलाइन के रूप में इसका क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। एक और दोस्तों, इसमें ये तो परीक्षा शुल्क भी हो गया। अब मैं आपको इसके अंदर कुछ आयु सीमा के बारे में जानकारी दे देता हूं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। और इसके अंदर क्या है कि वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने बहुत पहले 10वीं छोड़ दी थी कर और अच्छी प्रतिभा वाले थे, लेकिन पारिवारिक या आर्थिक संकट के चलते वो अपनी परीक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, या 12th करने के बाद उन लोगों ने आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। ऐसे लोगों के लिए वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, क्योंकि हम लोग राजस्थान में बड़ी बड़ी वैकेंसीज की तरफ ध्यान रखते हैं, लेकिन ये छोटी सी वैकेंसी जो है हमें इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये वैकेंसी हमारी नजरों में नहीं आती है। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि हम जिस वनपाल की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों वनपाल की, तो वनपाल के अंदर जिसके 87 पद रखे गए थे, उसके अंदर 1 जनवरी 2021 से, याद रखिएगा दोस्तों 1 जनवरी 2021, ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 2021, क्योंकि मैंने आपको बताया इस फार्म को भरने की, वन रक्षक और वनपाल के फार्म को भरने की अंतिम तिथि 7 जनवरी है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 1 जनवरी 2021 को उसकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए दोस्तों। एक तो इंपॉर्टेंट ये 18 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि 18 वर्ष की आयु से लेकर, ठीक है ना दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, और उसकी आयु 40 वर्ष तक ही होनी चाहिए, अर्थात 40 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर और 40 वर्ष तक या नीचे, ठीक है दोस्तों, 40 से नीचे। याद रखिएगा, वनपाल के अंदर जिसके अंदर 12th पास मांगा गया है, ये भी याद रखिएगा, जिसके अंदर 12वीं पास मांगा गया है, इसमें 1 जनवरी 2021 को उसकी आयु जो है वो 18 वर्ष हो जानी चाहिए। चाहे एक दिन भी बढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी होनी चाहिए। और 40 वर्ष से नीचे होनी चाहिए, चाहे एक दिन ही छोटा क्यों ना हो, चाहे 39 वर्ष 11 महीने और आगे जो 30 31 जो भी है, 30 29 दिन जो भी है वो हो, तब भी 40 से नीचे होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप वनपाल के लिए आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, वनपाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं। इसी सिलसिले में वन रक्षक के बारे में भी आपको पूर्ण जानकारी देते हुए बता दूं कि वन रक्षक के अंदर 10th पास चाहिए, नंबर 1 बात हुई, और सेम कंडीशन कि 1 जनवरी 2021 को वो कैंडिडेट क्या हो जाना चाहिए, 18 वर्ष को पार कर चुका हो या 18 वर्ष का हो चुका हो। और सबसे बड़ी बात कि 18 वर्ष या ऊपर परंतु 24 वर्ष से नीचे, 24 वर्ष या 24 वर्ष से नीचे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, आयु सीमा को बिना जाने हम फॉर्म भर देते हैं और बाद में हमें ये पता लगता है कि हम इसके अंतर्गत क्या थे, आयु सीमा के अंतर्गत हम आ नहीं रहे थे और हमारी फॉर्म फीस यूं ही लग जाती है। तो आपको ये दोनों चीजें बड़ी आराम से समझनी पड़ेंगी कि वनपाल में जिसमें 12वीं की योग्यता मांगी गई है, उसमें आप 40 वर्ष से क्या होने चाहिए, नीचे होने चाहिए, और 18 से ऊपर होने चाहिए। इसमें 24 वर्ष से नीचे होने चाहिए और 18 से क्या होना चाहिए, ऊपर होने चाहिए वन रक्षक के अंदर, जिसमें 10th पास मांगा गया है। लेकिन दोस्तों इसमें एक और बड़ी बात है कि यहाँ पर एक नोट और आता है, यहाँ पर एक गाइडलाइन जारी की गई है
कि ये वन रक्षक और वनपाल की जो वैकेंसी थी सन 2015 और 16 के अंदर निकाली गई थी। तो 2015 और 16 में जब ये वैकेंसी निकाली गई थी तो इतने लंबे समय तक इस वैकेंसी को नहीं निकाला गया, जिसके कारण बहुत से जो लोग थे वो इस भर्ती परीक्षा से क्या हो गए, वंचित हो गए। इसीलिए सरकार ने क्या कर दिया कि इसके अंतर्गत 3 वर्ष की क्या कर दी गई, छूट दे दी गई। 3 वर्ष की अब अभ्यर्थियों को क्या दी गई है, छूट दी गई है। 3 वर्ष की परीक्षा के आयोजन नहीं होने के कारण क्या है, समस्त आवेदकों को, समस्त जो आवेदक है उन आवेदकों को 3 वर्ष की छूट दे दी गई है। इसका मतलब ये हो गया है दोस्तों कि यहां पर जो आयु सीमा 40 वर्ष की थी वो कितने वर्ष की बन गई, 43 वर्ष की, और जो सीमा आयु 24 वर्ष की थी वो कितने वर्ष की बन गई, 27 वर्ष की। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि 43 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है वनपाल के, और वन रक्षक के पाल की 27 वर्ष की उम्र तक वाला व्यक्ति भी इस फॉर्म को क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, इसके अंदर आवेदन कर सकता है। इसके अंदर इस प्रकार की चीज है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आगे आपको इसी क्रम में चलते हुए आपको आगे की जानकारी क्या कर दूं, दे दूं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे कि इस परीक्षा का किस प्रकार आयोजन किया जाएगा, इस परीक्षा को किस तरह किया जाएगा। तो आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे आगे कि इस परीक्षा के अंतर्गत पेपर जो है, प्रश्न पत्र जो है वो किस प्रकार आएगा, प्रश्न पत्र के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न पत्र जो है हमेशा की तरह जैसा कि अन्य परीक्षाओं के अंतर्गत आते रहते हैं, उन प्रश्न पत्रों में आपको याद रखना पड़ेगा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ हुआ बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो जिसमें ऑप्शन आते हैं ए बी सी, ठीक है ना, तो बहुविकल्पीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके अंदर आएंगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि और क्या क्या चीजें इसमें आने वाली हैं, ठीक है। एक तो प्रश्न पत्र आएगा दोस्तों जिसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, वो भी मैं बताऊंगा आपको, वीडियो के साथ पूर्ण रूप से बने रहिए। पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने प्रश्न आने वाले हैं और किस किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी लेते हुए अपनी तैयारी को क्या कर दें, सुदृढ़ कर दें, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि ये 2021 की पहली वैकेंसी है जिसके अंदर हम फॉर्म भर रहे हैं, और 2021 की इस पहली वैकेंसी के अंदर हमारा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, और हम सब सरकारी 2021 में जो 2020 में हम पा नहीं सके इस कोरोना के चलते, हम 2021 में उस मुकाम को क्या कर ले, हासिल कर लें। तो दोस्तों आइए सेकंड नंबर पर हमें इसके अंदर एक परीक्षा और देनी पड़ेगी, अर्थात वो परीक्षा होगी हमारी शारीरिक मापदंड और मानसिक मापदंड। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, शारीरिक मापदंड व दक्षता परीक्षण आप याद रख सकते हो, दक्षता परीक्षण इसके बारे में मैं खुल के आगे बताऊंगा दोस्तों आपको। लेकिन एक बार याद रखिएगा कि हमें दूसरा पड़ाव भी है इसमें, हमें शारीरिक मापदंड से भी गुजरना पड़ेगा और दक्षता मापदंड से भी गुजरना पड़ेगा, और थर्ड नंबर का जो स्टेप आएगा वो आएगा साक्षात्कार, अर्थात इसमें इंटरव्यू भी होगा। दोस्तों ये जो स्टेप है आपके पास, और चौथा स्टेप जो होगा, अर्थात हमारे को 4 चरणों से गुजरना पड़ेगा, और चौथा चरण जो होगा वो होगा मानसिक व शारीरिक परीक्षण, ठीक है दोस्तों। तो मानसिक व शारीरिक परीक्षण, हमें इस प्रकार के 4 स्टेपों से गुजरकर इस परीक्षा को पार करना है। कोई बड़ा झंझट नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हो 4 स्टेप, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर केवल और केवल लिखित परीक्षा इंपॉर्टेंट रखती है। लिखित परीक्षा में आप अच्छे नंबर लेके आइए, इसका मतलब आप इंटरव्यू को भी क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में अब संपूर्ण जानकारी देते हुए मैं जनरल, ओबीसी और अन्य सभी महिला और पुरुष वर्ग के बारे में बता दूं कि किस तरह उन लोगों को क्या है क्या शारीरिक मापदंड के अंदर क्या क्या चीजें चाहिएंगी। और सबसे एक चीज और दोस्तों इसमें आपको एक चीज बता दूं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे और कौन सा सब्जेक्ट आएगा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र जो है, जो प्रश्न पत्र हमारा आएगा उस प्रश्न पत्र में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, हमारा क्या क्या मतलब रहेगा। तो दोस्तों अभी तक किसी प्रकार का सिलेबस जारी नहीं किया गया है, लेकिन 2015-16 की भर्ती के आधार पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जनरल साइंस आएगी। जनरल साइंस का मतलब आप याद रखिएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं क्या, जनरल, ठीक है ना, स्टडीज, ठीक है, जनरल स्टडीज।
जनरल स्टडीज अर्थात जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी जो होंगे वो 10th बेस पे होंगे। ये भी याद रखिए दोस्तों, चाहे 12th बेस योग्यता का आधार माना गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी 10th बेस तक की जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें पर्सन जो होंगे, पर्सन संख्या जो होगी इसके अंदर, वो पर्सन संख्या साइंस की टोटल कितनी होगी 50, और उन 50 प्रश्नों के टोटल जो अंक होंगे वो कितने होंगे 50। इसका मतलब जनरल साइंस से जुड़े हुए 10वीं तक के लेवल के टोटल 50 प्रश्न आने वाले हैं, और उन 50 प्रश्नों के टोटल कितने अंक होंगे 50 अंक होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप इस एक चीज को तो समझ चुके होंगे कि जनरल साइंस अर्थात जनरल स्टडीज। ठीक है दोस्तों, अब आता है जनरल, ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम बात करेंगे जनरल ऑप्टीट्यूड की। देखो दोस्तों मैं ऑप्टीट्यूड बोल रहा हूं, एटीट्यूड नहीं बोल रहा, ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखिएगा। जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है दोस्तों, एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब होता है मैथ, गणित, ठीक है ना दोस्तों, जनरल एप्टीट्यूड, ये एप्टीट्यूड, ठीक है दोस्तों। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब होता है मैथ, ठीक है दोस्तों। अब वो मैथ क्या है, मैथ भी आपको 10th स्तर तक ही आएगी, ठीक है ना, और मैथ के भी इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और वो भी कितने अंकों के 50 अंकों के। इसमें मैथ के साथ साथ कुछ क्वेश्चन 5 या 7 या 10 क्वेश्चनों की मात्रा जो है वो रीजनिंग भी रह सकती है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ कुछ कुछ चीजों में कुछ कुछ जगह पर समान होती है। तो इसीलिए दोस्तों हमारे पास कुल 100% आने वाले हैं, 100%, और टोटल कितने अंक 100 अंक। तो ये भी याद रखना पड़ेगा, और आपको ये याद रखना पड़ेगा जिन विद्यार्थियों की साइंस, विज्ञान और मैथ सबसे जबरदस्त है, जिन विद्यार्थियों की साइंस और विज्ञान में अच्छी पकड़ है, वो इस वैकेंसी के अंदर 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। केवल और केवल उन लोगों को अब शारीरिक दक्षता की तरफ क्या करना है, ध्यान है रखना है। शारीरिक मापदंड और दक्षता जो है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी पकड़ साइंस और मैथ में होती है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो उन क्या है मापदंडों को क्लियर नहीं कर पाता है जो वैकेंसी में या जो क्या है कि योग्यता के रूप में मांगे गए होते हैं। इसीलिए उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए आप फार्म की तरफ क्या करिएगा, बढ़िएगा, अर्थात ऑनलाइन फार्म भरिएगा। तो हम बात करेंगे दोस्तों आगे शारीरिक मापदंड की। आप समझ गए होंगे कि साइंस और मैथ या थोड़ा बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन, अगर जिनकी इन पर पकड़ है वो इस फार्म को बिल्कुल चूके ना, इसको जरूर भरें, ठीक है ना। और ये याद रखिए दोस्तों, इसकी डेट जो है वो 8 दिसंबर 2020 से लेकर 7 जनवरी 2021 तक है। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे हम आगे इसी वैकेंसी के अंदर कि इस वैकेंसी के अंदर क्या है कि शारीरिक मापदंड जो है वो क्या मांगा गया है, और दक्षता परीक्षण जो है वो क्या मांगा गया है। तो हम दक्षता परीक्षण और शारीरिक मापदंड, हम इन दोनों के बारे में जिक्र करेंगे, दक्षता परीक्षण व शारीरिक मापदंड। ये महिला और पुरुष के लिए, दोनों के लिए अलग अलग दोस्तों। हम इन दोनों की चर्चा करेंगे कि वो किस तरह मांगा गया है, और दोनों वैकेंसियों में एक ही मापदंड इस्तेमाल में आएगा। ये नहीं कि वनपाल के अलग है, वन रक्षक के लिए अलग है। तो सबसे पहले हमारे पास एक आता है पदचाल। पदचाल का मतलब होता है दोस्तों पैदल चाल, ठीक है ना, आप पैदल चलने के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषों की, और फिर बात करेंगे हम महिलाओं की, ठीक है दोस्तों, कि इसके अंदर महिलाओं को और पुरुषों को किस प्रकार का कोटा दिया गया है। पदचाल परीक्षण में दोस्तों पुरुष जो है उनको 4 घंटे में 25 किलोमीटर की यात्रा क्या करनी है, पदचाल के द्वारा पार करनी है। इसका मतलब 25 किलोमीटर जो है वो उनको कितने घंटे में निकालना है, 4 घंटे में। अर्थात 4 घंटे के अंदर यदि वे 25 किलोमीटर की यात्रा पदचाल के द्वारा कर सकते हैं, तो उनकी शारीरिक मापदंड के आधार पर पुरुषों के लिए ये योग्यता रखी गई है। और यहीं पर महिलाओं को 33% कोटा होने के कारण महिलाओं की जो है वो 16 किलोमीटर रखी गई है, और उनका समय भी कितना है, 4 घंटे। तो दोस्तों याद रखिएगा, महिलाएं जो है उनको काफी लाभ है इस वैकेंसी के अंदर, लेकिन मैथ और साइंस में उनकी पकड़ होनी जरूरी है, और शारीरिक मापदंड भी होना जरूरी है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, जब हम लिखित पेपर क्लियर कर देते हैं तो ये शारीरिक मापदंड जो है वो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर है कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, पदचाल परीक्षण में पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटे के लिए, और महिलाओं के लिए कितने किलोमीटर, 16 किलोमीटर 4 घंटों के लिए। अब बात आती है कि इसके अंदर एक आता है सिटअप, ठीक है ना, इसको सिटअप्स बोलते हैं दोस्तों। सिटअप, सिटअप्स का मतलब आप इसको उठक बैठक बोल सकते हो अपनी भाषा में, या आप इसको बैठकर या मतलब लेटकर दोबारा खड़ा होना बोल सकते हो इसको आप। तो जो सिटअप जो है वो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए क्या किया गया है, अलग अलग किया गया है। इसमें कहा गया है कि 25 बार सिट अप करना है आपको, और वो भी 1 मिनट में। दोस्तों याद रखिएगा, 25 बार सिटअप करना है आपको पुरुषों के लिए, 1 मिनट में 25 बार सिटअप आपको क्या है करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहीं पर हम बात करें
महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, तो इसलिए याद रखिएगा अगर महिलाओं के लिए कहा भी गया है तो 16 सिटअप्स की संख्या क्या है, निर्धारित की गई है। तो याद रखिएगा पुरुषों को सिटअप्स में 25 बार सिटअप करने हैं 1 मिनट के अंदर। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि ये दोनों के लिए यह क्रिकेट बॉल, जो क्रिकेट की जो बॉल है, क्रिकेट बॉल, ये क्रिकेट बॉल फेंकनी है। ये क्रिकेट बॉल जो फेंक है वो टोटल पुरुषों के लिए 55 मीटर रखा गया है। मैं महिलाओं की भी बात करूंगा, लेकिन अभी आप एक बार लड़कों के लिए याद रखिएगा कि क्रिकेट बॉल को आप 55 मीटर तक क्या कर सकते हो, थ्रो कर सकते हो, 55 मीटर तक आप क्या कर सकते हो, क्या है, फेंक सकते हो। लेकिन यहीं पर महिलाओं के लिए सिटअप और क्रिकेट बॉल न रखकर उनके लिए दो अन्य योग्यता रखी गई है, उनके लिए दो अन्य आधार रखा गया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 कि महिलाओं के लिए सबसे पहले रखी गई है खड़ी लंबी कूद। याद रखिए दोस्तों, खड़ी लंबी कूद, ठीक है दोस्तों, खड़ी लंबी कूद जो है वो रखी गई है, वो पुरुषों में नहीं रखी गई है। पुरुषों में सिटअप और क्रिकेट बॉल की योग्यता रखी गई है। तो खड़ी लंबी कूद में महिलाओं को 1.35 मीटर, 1.35 मीटर क्या है, लंबी कूद की उनको क्या किया गया है, योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया है कि उनको खड़ी कूद के अंदर 1.35 मीटर कूदना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहां पर क्रिकेट बॉल को फेंकने की जगह पर उनको गोला फेंक, ठीक है दोस्तों, योग्यता के आधार पर रखा गया है। गोला फेंक, गोला फेंक जो है वो महिलाओं के लिए रखा गया है केवल 4.5 मीटर। याद रखिए दोस्तों, गोला फेंक जो है वो रखा गया है 4.5 मीटर। तो याद रखिए दोस्तों कि क्रिकेट बॉल जैसी और ये जो योग्यताएं हैं ये पुरुषों के लिए हैं, और ये योग्यताएं जो हैं ये किसके लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं। तो महिलाओं के लिए एक तो 16 किलोमीटर 4 घंटे में, खड़ी लंबी कूद 1.35 मीटर, ठीक है, और गोला फेंक 4.5 मीटर। और पुरुषों के लिए 4 घंटे के अंदर 25 किलोमीटर, 25 बार सिटअप 1 मिनट के अंदर करना है, और क्रिकेट बॉल को उनको 55 मीटर तक क्या करना है, पहुंचाना है। अब ये तो थी इनकी एक दक्षता है और इसके अंदर जो योग्यता उनको चाहिए। इसके अलावा हम अब क्या करेंगे, एक पुरुषों की और दक्षता जिनके अंदर छाती और हाइट को लेकर बात करते हैं कि उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उनकी जो चेस्ट है वो कितनी हुई होनी चाहिए, फुली हुई कितनी होनी चाहिए और बिना फुली हुई कितनी होनी चाहिए। तो पुरुषों की ऊंचाई के बारे में बात करते हुए बात करेंगे पुरुषों की ऊंचाई। पुरुषों की ऊंचाई के बारे में बात करते हुए कि इस वनपाल और वन रक्षक वैकेंसी के अंदर पुरुषों की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर रखी गई है। 163 सेंटीमीटर, मतलब प्रत्येक पुरुष जो इस परीक्षा को, लिखित परीक्षा को क्लियर करता है तो उसकी 163 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी जरूरी है, वरना वो इस परीक्षा से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, चाहे उसने लिखित परीक्षा क्या की हो, पास है की हो। अब बात आती है पुरुषों के सीने की, चेस्ट की। तो सीना जो है वो बिना फुलाए, एक तो एरेक्ट फुलाए और बिना फुलाए, ठीक है दोस्तों, बिना फुलाए। अब पुरुषों का जो बिना फुलाए चेस्ट है, याद रखिए दोस्तों, इसमें जो पुरुषों की चेस्ट की फैलाव बिना फुलाव की जो मतलब सेंटीमीटर रखा गया है वो रखा गया है 84 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए, अर्थात 84 प्लस 5 बराबर 89 सेंटीमीटर। तो ये याद रखिए दोस्तों कि पुरुषों की चेस्ट जो है वो बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अब उसका जब फुलाव करेंगे तो फुलाव में वो 5 सेंटीमीटर क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, 89 सेंटीमीटर की उनकी चेस्ट की फुलाव होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये पुरुषों की ऊंचाई और उनकी चेस्ट के फुलाव को लेकर था। अब बात करेंगे महिलाओं की कि महिलाओं के अंदर किस प्रकार की योग्यता मांगी गई है, महिलाओं के अंदर उनमें क्या क्या गाइडेंस दी गई है। तो महिलाओं को छूट देते हुए उनकी हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर मांगी गई है। नंबर 1, यहां पुरुषों की हाइट जो है वो 163 सेंटीमीटर मांगी गई है, यहां महिलाओं की हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर मांगी गई है। दूसरा ये कि महिलाओं का सीना जो है वो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, और फुलाने पर वो +5 अर्थात 5 सेंटीमीटर क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, अर्थात इसका मतलब 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, महिलाएं भी इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकती है जिनकी मैथ और साइंस पर अच्छी पकड़ है, नहीं है तब भी आप आज से ही लग जाइए, साइंस और मैथ को इस तरह कर लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और इसमें लगभग हम लोग क्या करते हैं कि इसको पार करने की या इस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम बड़ी वैकेंसियों की तरफ ध्यान देते हैं। क्योंकि अभी जैसे पटवार वैकेंसी भी आ रही है, उसका
फरवरी में फार्म है, तो बहुत से लोग शायद इस तरफ ध्यान न दें, लेकिन आप लोगों को इस वैकेंसी के अंदर फार्म भरना है और इस तरह की तैयारी करते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस तरह के मापदंडों को लेते हुए आपको इस भर्ती परीक्षा में, वन रक्षक और वनपाल की भर्ती परीक्षा में आपको क्या करना है, अपना सिलेक्शन करवाना है। अब आती है बड़ी घोषणा। दोस्तों, मैं वन रक्षक और वनपाल जो है, ये दोनों के साथ पटवारी जो है, पटवारी के बहुत से वीडियोस जो हैं मैं पटवारी के लिए डाल रहा हूं, ठीक है ना। उनकी क्लासेस जो है हिस्ट्री की और कल्चर की क्लासेस के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूं, तो मेरे उन वीडियो को देखना न भूलें, क्योंकि मैं डीप से डीप जानकारियां डाल रहा हूं जो आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी। इसीलिए आप पटवारी की यदि तैयारी करना चाहते हैं, पटवारी की एक ऐसी तैयारी करना चाहते हैं जिसमें वो तैयारी खुद बोले कि हमने वास्तविक रूप में किसी सब्जेक्ट का अध्ययन किया है, तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आशा करता हूं कि आप सभी इस प्रकार की वैकेंसीज के अंदर हिस्सा लेकर 2021 में अपने सरकारी नौकरी पाने वाले मुकाम को हासिल कर पाए। दोस्तों धन्यवाद। मैं विनोद कश्यप आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहूंगा।